आज के इस लेक्चर में हम डीसी जनरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर देखा था और उससे रिलेटेड इक्वेशंस डिराइव की थी। आज की क्लास में हम उन डिफरेंट जनरेटर्स के न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ 250 वोल्ट 10 किलोवाट सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हैज़ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 255 वोल्ट एट फुल लोड. If the brush drop is 2 volt per brush, calculate the armature resistance of the generator. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें क्या निकालना है। Calculate the armature resistance of the generator. तो हमें आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है। ये सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का सर्किट डायग्राम है जिसमें फील्ड बाइंडिंग है। इस फील्ड बाइंडिंग को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए ये सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है। ये आर्मेचर बाइंडिंग है जिससे लोड कनेक्टेड है और हमें इस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस पूछा है। तो जो हमने पिछली क्लास में इक्वेशंस डिराइव की थी उसमें उसको अगर हम याद करें तो हमें केवल एक ही ऐसी इक्वेशन मिलती है जहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस मिलता है। वो इक्वेशन होती है ईएमएफ की इक्वेशन, जो हम इस लूप के लिए लिखते हैं। इस लूप से हम लिखते हैं मेश एनालिसिस के थ्रू। क्या इक्वेशन होती है वो, जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो डिवाइड होता है आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप में प्लस ब्रश के क्रॉस ड्रॉप में, और बचा हुआ वोल्टेज हमें टर्मिनल पे मिलता है। तो वो इक्वेशन हमने इस तरह से लिखी थी, Eg इज इक्वल टू IARA ड्रॉप प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप प्लस VT। अब हमें ये RA कैलकुलेट करना है। इस RA को हमें कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं इस इक्वेशन में हमें क्या क्या गिवन है। Eg, क्या Eg हमें दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ हमें पहली लाइन में लिखा है एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 255 वोल्ट एट फुल लोड। इंड्यूस्ड ईएमएफ मीन्स जनरेटेड ईएमएफ, तो हमें जनरेटेड ईएमएफ दिया हुआ है। और कब दिया है, एट फुल लोड। अब हमें क्या आर्मेचर करंट दिया हुआ है ये देखते हैं। आर्मेचर करंट डायरेक्टली यहाँ पर कोई करंट की वैल्यू नहीं लिखी गई है, पर हमें यहाँ पर एक शब्द बोला गया है 255 एट फुल लोड। तो जब भी लोड के बारे में बात की जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो हमें करंट बताया जाता है, फुल लोड करंट। तो लोड का चेंज होना मीन्स लोड करंट का चेंज होना। तो एक तरह से हमें इनडायरेक्टली यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये फुल लोड पर है, यानी हमें करंट की वैल्यू भी बताई गई है कि यहाँ इस समय पर करंट रेटेड करंट होगा या फुल लोड करंट होगा। तो फुल लोड करंट निकाल लेंगे, वही हमारा आर्मेचर करंट हो जाएगा। अब फुल लोड करंट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमें पावर दे रखी है मशीन की, तो ये रेटेड पावर है और ये वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो हम सप्लाई करेंगे मशीन को या रिसीव करेंगे जनरेटर के केस में 250 वोल्ट। तो यदि फुल लोड पावर हमें पता है और टर्मिनल वोल्टेज पता है तो हम करंट बता सकते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू V इंटू I। तो रेटेड पावर डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, लोड करंट, यहाँ का करंट, यहाँ की पावर डिवाइडेड बाय यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू करंट। और यही करंट आर्मेचर करंट है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के केस में, क्योंकि पूरा का पूरा करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर लोड के क्रॉस। तो इस तरह से हम ये पावर की वैल्यू लिखेंगे। 10 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 250, तो हमें आर्मेचर करंट मिल जाएगा, और यही लोड करंट भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन में
कई क्वेश्चन में हम ब्रश वोल्टेज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ब्रश ड्रॉप दिया है, और कितना दिया है, ब्रश ड्रॉप इज 2 वोल्ट पर ब्रश। यहाँ ध्यान से देखिए पर ब्रश लिखा है, और मशीन में कितने ब्रश होते हैं, 2 ब्रश, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 2 × 2 वोल्ट। तो इस तरह से टोटल 4 वोल्ट ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब देखते हैं इस इक्वेशन में क्या VT दिया हुआ है। यहाँ देखिए VT 250 वोल्ट। मशीन की जब भी रेटिंग दी जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज ही दिया जाता है वोल्टेज के रूप में, तो टर्मिनल वोल्टेज हम यहाँ से सीधे देख सकते हैं 250 वोल्ट बताया गया है मशीन का। तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन में टर्मिनल वोल्टेज पता है, ब्रश वोल्टेज पता है, RA हमें निकालना है, IA हमने निकाला भी, जनरेटेड वोल्टेज दिया हुआ है। तो इस तरह से हम केवल एक अननोन हमें इस इक्वेशन में मिल रहा है, वो है RA। तो हम ये सारी वैल्यूज रख के, ये वैल्यू रखी हमने इस इक्वेशन में, और हमने RA निकाल लिया। तो बड़ी आसानी से यदि आपको सर्किट डायग्राम याद है तो आप उसमें मेश इक्वेशन लिखिए, क्या अननोन है उसको देखिए, उससे रिलेटेड इक्वेशन लिखिए, और क्या क्या हमें दिया हुआ है वो ढूंढते जाइए, और क्या नहीं दिया है उसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए। तो हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के आप न्यूमेरिकल अब आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट मशीन देखते हैं, DC शंट मशीन। शंट मशीन को शंट मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर ये फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ DC जनरेटर हैज शंट फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इसमें शंट फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। इट इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 5 किलोवाट एट ए वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट। और ये क्या कर रहा है, 5 किलोवाट के लोड को सप्लाई कर रहा है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, 250 वोल्ट। हमेशा जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में ही बताया जाता है। तो टर्मिनल ये जब वोल्टेज है हम समझ जाएंगे कि ये हमें VT दिया हुआ है। इफ़ इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.22 ओम, हमें आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF ऑफ जनरेटर, यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड EMF ऑफ जनरेटर, ये वैल्यू पूछी गई है EG। अब EG के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, या तो हम मेश एनालिसिस से इक्वेशन लिखें E = V + IARA, या हम EMF इक्वेशन लिखें। पर अगर हम EMF इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ पोल्स, फ्लक्स, स्पीड, ये सब रिक्वायर्ड होगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम सीधे ही मेश एनालिसिस लगा के EG के लिए इक्वेशन लिखेंगे। मेश एनालिसिस लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ जनरेट हो रहा है वोल्टेज EG आर्मेचर बाइंडिंग में, कुछ ड्रॉप यहाँ होगा IARA ड्रॉप। ब्रश वोल्टेज यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो ब्रश के क्रॉस वोल्टेज को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्वेश्चन में अगर ब्रश वोल्टेज की कोई भी बात नहीं लिखी गई होगी तो हम उसे नेग्लिजिबल ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पर ब्रश वोल्टेज नेग्लिजिबल मानेंगे तो बचा हुआ वोल्टेज कहाँ मिल जाएगा, टर्मिनल पे। तो इससे हमें इक्वेशन मिलेगी EG = VT + IARA। ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है। अब हमें इस क्वेश्चन में EG पूछा है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या VT दिया हुआ है, ये देखिए टर्मिनल वोल्टेज दिया 250 प्लस IARA। IA मीन्स आर्मेचर बाइंडिंग का करंट क्या दिया है, या कहीं पे भी करंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट की इक्वेशन लिखना पड़ेगी। करंट की इक्वेशन के लिए हम KCL लॉ लगाते हैं। IA = शंट फील्ड करंट प्लस IL
ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमें फील्ड बाइंडिंग का करंट पता है। यहाँ कोई करंट नहीं दिया हुआ है, तो फील्ड बाइंडिंग का करंट हमें निकालना पड़ेगा। फील्ड बाइंडिंग का करंट कैसे निकाल सकते हैं? पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है, तो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी सिंपल ओम्स लॉ लगा के हम इस बाइंडिंग के करंट को निकाल सकते हैं। तो फील्ड बाइंडिंग का करंट आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज अपॉन फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो होगा 250 अपॉन 100, तो हमें मिल जाएगा 2.5 एम्पियर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, वो बहुत हाई रखा जाता है ताकि फील्ड करंट की वैल्यू कम रहे, जबकि आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखिए बहुत कम रखा है ताकि यहाँ पर लॉसेस कम से कम हो। तो आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा बहुत कम रखते हैं, जबकि फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो इस तरह से हमें फील्ड बाइंडिंग का करंट मिला 2.5 एम्पियर। अब लोड करंट निकालना है। लोड करंट के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई लोड की बात कही गई क्या? ये है सप्लाइंग अ लोड ऑफ 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहा है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो पावर और वोल्टेज यदि पता है तो हमें लोड करंट मिल जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है P = VY, इससे लोड करंट की वैल्यू होगी P/V। P हमें किलोवाट में दिया है, जिसे हम वाट में चेंज करेंगे, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 250, जिससे हमें 20 एम्पियर करंट मिल जाएगा लोड करंट। लोड करंट पता है, फील्ड बाइंडिंग करंट पता है, तो इन दोनों को हम यहाँ रख देंगे, जिससे हमें आर्मेचर करंट मिल जाएगा। आर्मेचर करंट होगा 2.5 + 20 = 22.5 एम्पियर। अब हम वापस इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज पता है, आर्मेचर करंट अभी हमने निकाला, आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में ये देखिए ये दिया हुआ है 0.22 ओम, ये भी यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें सब चीज़ें पता चल गई हैं, केवल EG निकालना है। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और EG निकाल लेंगे। EG की वैल्यू आएगी 254.95 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी अननोन है उसकी इक्वेशन लिखिए, जो चीज़ें नोन है उन्हें ढूंढते जाइए और वैल्यू उस इक्वेशन में रखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन को याद नहीं करना है, मेश एनालिसिस और KCL लॉ लगा के ही इक्वेशन आप खुद वहीं पर बना सकते हैं। आपको पहले से इक्वेशन को याद करके नहीं जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, DC सीरीज मोटर जनरेटर का। क्वेश्चन कहता है एक सीरीज DC जनरेटर है, इट हैज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ohm and series field resistance of 0.03 ohm. It drives a load of 50 ampere if it has 6 turns per coil and total 540 coils on the armature and is driven at 1500 rpm. Calculate the terminal voltage at the load. Assume 4 poles slab type winding, flux per pole as 2 milliweber and total brush drop as 2 volt. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है वो सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमें पूछा है, यानी हमें VT पूछा गया है। तो हम VT के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। VT कितना होगा? हमें पता है जनरेटर में पहले वोल्टेज जनरेट होता है आर्मेचर में, जिसे हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसमें से आर्मेचर बाइंडिंग में ड्रॉप हो जाता है, तो -IARA ये, फिर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है ब्रश के क्रॉस, तो -VB, फिर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाना चाहिए फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये यहाँ पर फील्ड बाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है इस मशीन में, तो यहाँ पर भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वैसे लिखा जा सकता है। बचा हुआ वोल्टेज हमें टर्मिनल पे मिल जाएगा, यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में। तो टर्मिनल वोल्टेज की हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हमें VT निकालना है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में।
तो क्या हमें ईजी गिवन है यानी जनरेटेड ईएमएफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ कहीं पे भी जनरेटेड वोल्टेज नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में। पर हमें जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें नंबर ऑफ पोल, फ्लक्स, स्पीड ये सब दे रखी है, तो हम समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें ईएमएफ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इक्वेशन होती है P∅Nz/60 है। तो यहाँ से हम ईजी कैलकुलेट करेंगे। ईजी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पोल्स P, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है क्या P, ये देखिए यहाँ लिखा है 4 पोल्स, तो P = 4 लिख सकते हैं। फ्लक्स देखिए क्वेश्चन में फ्लक्स दे रखा है क्या कहीं, फ्लक्स पर पोल है 2 मिली वेबर, तो ये हम यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, मिली वेबर को वेबर में चेंज करेंगे। फिर N P∅ हो चुका है, N देखते हैं, N इज दी स्पीड इन आरपीएम, ये दी हुई है क्वेश्चन में 1500 आरपीएम। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ कुछ हिंट दे रखी है। इफ इट हैज 6 टर्न्स पर कॉइल एंड टोटल 540 कॉइल्स ऑन द आर्मेचर, तो हमें पता है कि जो टोटल कंडक्टर्स होते हैं वो टर्न्स के डबल होते हैं, जितने भी टर्न्स हैं बाइंडिंग में उसका 2 टाइम्स करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमें मिलेंगे। तो अगर हमें टोटल टर्न्स पता चल जाए मशीन में तो हम वो यहाँ रख सकते हैं। टोटल टर्न्स कितने होना चाहिए, ये देखिए, इफ़ इट हैज़ 6 टर्न्स पर कॉइल एंड टोटल 540 कॉइल्स, तो एक कॉइल में 6 टर्न्स हैं और टोटल 540 कॉइल्स हैं, तो 540 × 6 करेंगे तो टोटल टर्न्स हमें मिल जाएंगे, वो होंगे 3240। और इसकी वैल्यू हम टोटल टर्न्स की वैल्यू इस नीचे वाली इक्वेशन में लिख सकते हैं, टोटल कंडक्टर्स में, तो 2 × टर्न्स यानी 2 × 3240, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमें मिल जाएंगे Z। तो इस तरह से ईएमएफ इक्वेशन में हमें Z भी मिल गया। अब क्या रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप वाइंडिंग के लिए हमें पता है A = P होता है, तो A = P यानी A = 4 हम यहाँ रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो हमें ये यहाँ रखिए, जिससे हमें EG की वैल्यू मिली 324। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है इस इक्वेशन में, देखिए EG हमें मिल गया है -IaRa, तो IA यानी आर्मेचर करंट है क्या हमारे पास, देखते हैं। यहाँ देखिए, इट ड्राइव्स अ लोड ऑफ 50 एम्पियर, यानी यहाँ से फ्लो होने वाले करंट की के बारे में बात की गई है। पर सीरीज़ मोटर में जो लोड करंट होता है वो आर्मेचर करंट के बराबर होता है, हमें पता है। यहाँ से जो करंट निकलता है वो पूरा का पूरा लोड में ही जाता है, तो इसका मतलब हमें आर्मेचर करंट भी मिल गया, IA = 50 एम्पियर। अब क्या पूछा है, क्या रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पे, ब्रश वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल ब्रश ड्रॉप एज 2 वोल्ट, यानी VB भी हमें पता है, आर्मेचर करंट अभी हमने निकाला है। सीरीज फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ये दिया है, आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी दे रखा है और सीरीज फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो ये दोनों हम यहाँ रख सकते हैं और इस तरह से पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, केवल VT नहीं पता है, तो हम यहाँ पर रख के इस क्वेश्चन में VT को आसानी से निकाल सकते हैं, जो आएगा 295.5 वोल्ट। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी में खुद से लिखिए, खुद से इक्वेशन करिए, बनाइए और उन इक्वेशन को सॉल्व करिए और टर्मिनल वोल्टेज निकालिए, तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड DC जनरेटर से रिलेटेड। कंपाउंड DC जनरेटर नाम से ही समझ में आता है कि फील्ड बाइंडिंग दो होंगी, एक सीरीज फील्ड बाइंडिंग और एक शंट फील्ड बाइंडिंग। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम यहाँ देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, अ शॉर्ट शंट कंपाउंड DC जनरेटर सप्लाइज अ करंट ऑफ 75 एम्पियर एट अ वोल्टेज ऑफ 225 वोल्ट
कैलकुलेट द जनरेटेड वोल्टेज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, शंट फील्ड एंड सीरीज फील्ड बाइंडिंग आर 0.04 ओम, 90 ओम एंड 0.02 ओम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिख रहा है कैलकुलेट द जनरेटेड वोल्टेज, यानी ईजी निकालना है। तो हम यहाँ पर ईजी के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ईजी कहाँ जनरेट होता है, यहाँ जनरेट होता है, ठीक है। तो ईजी जो टोटल जनरेट होता है वो कहाँ ड्रॉप होता है, टोटल जनरेटेड वोल्टेज का कुछ हिस्सा आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के ड्रॉप में जाता है, यानी IARA लिखा है मैंने यहाँ। फिर कुछ ब्रश के क्रॉस ड्रॉप होता है, पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रश ड्रॉप की बात नहीं कही गई है, तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेंगे। फिर यहाँ पर इस सीरीज फील्ड बाइंडिंग के क्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, तो IL इंटू RF सीरीज लिखा है। और बचा हुआ वोल्टेज हमें कहाँ मिल जाता है, टर्मिनल पे, तो ये लिखा है टर्मिनल। तो इस तरह से इक्वेशन मिल गई हमें ईजी की। अब हम देख लेते हैं कि ईजी यदि हमें निकालना है तो क्या बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया है, फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, दोनों फील्ड बाइंडिंग का, सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग। तो यहाँ पर हमें ये आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस और फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो हम रख पाएंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या आर्मेचर करंट पता है। तो आर्मेचर करंट इस क्वेश्चन में डीसी जनरेटर सप्लाइज अ करंट ऑफ 75 एम्पियर एट ए वोल्टेज ऑफ, तो यहाँ जो करंट दे रखा है ये हमें कौन सा दे रखा है, लोड करंट, क्योंकि जो सप्लाई देता है वो लोड को ही देता है जनरेटर। तो जब भी सप्लाइज अ करंट लिखा है इसका मतलब वो लोड को सप्लाई कर रहा है वो करंट, या वो टर्मिनल से निकलने वाला करंट है। तो यहाँ पर लोड करंट 75 एम्पियर दे रखा है, पर आर्मेचर करंट की बात नहीं कही गई है। तो इसलिए आर्मेचर करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, KCL लॉ लगाना पड़ेगा। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू शंट फील्ड बाइंडिंग करंट प्लस लोड करंट। इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है KCL लॉ से। लोड करंट हमें पता है, शंट फील्ड बाइंडिंग करंट निकालना पड़ेगा। तो शंट फील्ड बाइंडिंग करंट कहाँ का करंट होगा, यहाँ का। तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस। यहाँ का वोल्टेज कितना होना चाहिए, यहाँ से ये और इन दो पॉइंट के बीच में, मीन्स वो होना चाहिए इस वोल्टेज के बराबर। यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ के वोल्टेज यानी सीरीज फील्ड बाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज, ये टोटल सम जो वोल्टेज का होगा वो इस शंट फील्ड बाइंडिंग के अक्रॉस हमें मिलेगा। तो वो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज प्लस सीरीज फील्ड बाइंडिंग करंट इनटू सीरीज फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय शंट फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या हमें पता है। टर्मिनल वोल्टेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 225 वोल्ट, लोड करंट हमें दे रखा है 75 एम्पियर, सीरीज फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 0.02, शंट फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 90 ओम। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे तो हमें शंट फील्ड करंट मिल जाएगा जो इतना रहेगा 2.5167। अब शंट फील्ड करंट पता है, लोड करंट पता है, तो हम आर्मेचर करंट निकाल पाएंगे। अगर आर्मेचर करंट पता है तो हम इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में जो हमारे पास है जनरेटेड ईएमएफ की, और यही जनरेटेड ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। आर्मेचर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है, लोड करंट क्वेश्चन में दे रखा है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज 225 वोल्ट है। ये सब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें EG मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 229.6 वोल्ट। तो इस तरह से आप कंपाउंड DC जनरेटर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं।